समीर ने मेरे सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए और मेरे शरीर को बेतहाशा चूमने लगा और मेरे पूरे शरीर पर हाथ फेरने लगा। पहले तो मैं उसको दूर हटा रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी मदहोश होने लगा आज हम दोनों एक हो जाएंगे। तन्हाई में दो जवां जिस्म एक दूसरे में इस तरह समा रहे थे कि हवा को भी हमारे बीच आने की इजाज़त नहीं थी। मेरा नाम नगमा है। मैंने हाल ही में अपनी उम्र के 21वें साल में कदम रखा। ढेर सारी उमंगें, ढेर सारी उम्मीदों के साथ ये उम्र होती ही ऐसी है। लगता है पूरी दुनिया रंगीन है। मैं अपने घर की इकलौती लड़की हूँ। भाई कोई नहीं है और पापा का इंतकाल हुए ज़माना बीत गया। पापा रेलवे में थे। उनकी पेंशन से ही घर चलता है। मेरी माँ खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई की अहमियत उनकी रग रग में थी। इसलिए लाख परेशानियाँ होते हुए भी उन्होंने मेरी पढ़ाई पर कभी आँच नहीं आने दी। अगले दिन मैं कॉलेज में थी, तभी आलिया का कॉल आया। कॉल पर वो दूसरी तरफ रो रही थी। मैं समझ गई कुछ गलत हुआ है, लेकिन फिर भी पूछने लगी, क्या हुआ आलिया? उसने रोते रोते बताया कि पापा नहीं रहे। मेरी भी आंखों से आंसू टपकने लगे। यतीम होना क्या होता है मैं अच्छे से जानती थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, कैसे? आलिया ने बताया, पापा को अटैक आया था, तभी हॉस्पिटल लेकर आए, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। ये बताकर आलिया ने फ़ोन कट कर दी। मैं कॉलेज से सीधा हॉस्पिटल गई। आलिया को हिम्मत बधाई। थोड़ी देर बाद सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद डॉक्टर ने अंकल की बॉडी हमें सौंप दी। आलिया के भाई ने कहा, तुम आलिया को लेकर घर पहुंचो, हम आ रहे हैं। रास्ते में मैंने अम्मी को कॉल करके बता दिया कि आलिया के अब्बू नहीं रहे। मम्मी भी आलिया के घर पहुंच गई। रिश्तेदार आने शुरू हो गए। अब पूरे घर में सिर्फ औरतों के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसे में खुद को संभालते हुए मैं सबकी आओ भगत में लग गई। 4 घंटे यूं ही बीत गए। आलिया के भाई ने आवाज़ देकर बुलाया और कहा, आगरा से कुछ मेहमान आए हैं, ज़रा उन्हें पानी वगैरह पिला आओ। जब मैं पानी की ट्रे लेकर रूम में पहुंची, तो वहां एक अधेड़ उम्र की औरत और एक खूबसूरत नौजवान कंधे पर बैग टांगे खड़ा था। मैंने सलाम करा और उस लड़के से कहा, आप बैग उधर रख दीजिए और पानी पी लीजिए। उसने एक भरपूर नज़र मुझ पर डाली और बैग कोने में रख कर सोफे पर बैठ गया। उसका गोरा चेहरा गर्मी और थकान से लाल हुआ पड़ा था। पानी देते वक्त उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराई। मुझे तो मानो जैसे करंट लग गया हो। मैं जल्दी से बाहर निकल गई और दूसरे कामों में मशगूल हो गई। अचानक से किसी ने मुझे आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी, ये बाथरूम किधर है? ये वही लड़का था। मैंने उसे बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा। नहाने के बाद भी उसे जो पूछना होता मुझसे ही पूछता रहा। थोड़ी ही देर में अंकल की मैयत को गुस्ल देकर उन्हें ले जाया गया। अब रोने की आवाज़ें और तेज हो गई। आलिया मुझसे गले लिपट कर रोती रही और मैं उसे चुप कराने के साथ साथ खुद भी रोए जा रही थी। आखिरकार जिसे जाना है वो जाकर ही रहेगा। अंकल को सब लोग दफना कर आ गए। सब लोगों को खाना खिलाकर मैं भी वापस आ गई। थक तो चुकी ही थी। सीधे रूम जाकर फ्रेश हुई और बिस्तर पकड़ लिया। लेटे हुए उस लड़के का चेहरा बार बार सामने आने लगा। मासूम चेहरा, चमकदार आंखें, रौबदार आवाज़। सोचते सोचते मैंने खुद को रोक लिया।
और आलिया के बारे में सोचते हुए सो गई। सुबह होते ही मैं फिर आलिया के घर चली गई। अधिकतर मेहमान जा चुके थे। जो दूर के चुनिंदा थे सिर्फ वही रह गए थे। उनमें वो भी था। मैंने आलिया से पूछा, ये कौन है? आलिया ने बताया, ये हमारी चाची का लड़का समीर है और वो जो इसके साथ है वो चाची है। पर इसे पहले तो नहीं देखा कभी। मैंने कहा। इस पर आलिया ने बताया, ये 10 साल बाद आया है यहाँ। लेकिन तू इतना सब क्यों पूछ रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सारा दिन उसकी छुरी जैसी नज़रें मुझ पर चलती रही। जब हमारी नज़र टकराती तो वो हल्का सा मुस्कुरा देता। शाम को मैं आलिया की छत पर चली गई। पीछे से समीर भी पहुंच गया। कुछ देर खड़ा रहा, फिर कहने लगा, आप सुबह से काम में लगी हुई हैं, थकी तो नहीं? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ, मैं औरों की तरह नहीं जो बस सारा दिन बैठ के औरों को देखती रहूं। मेरी इस बात पर वो हंसा और कहने लगा, अरे वाह, अलीगढ़ की लड़कियां तो बड़ी हाजिर जवाब हैं। उसकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब ना था। मैं नीचे आलिया के पास चली गई। अगले दिन सुबह वो आगरा जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, अच्छा तो आप जा रहे हैं? उसने उदासी से मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ। फिर हल्के से मेरे कान के पास मुंह करके बोला, मैंने फ्लावर पॉट में तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। मैं खामोश आंखों से उसकी तरफ देखती रही और उसने बैग टांगा और अपनी माँ को लेकर चला गया। मैं जल्दी से उसके कमरे में गई और फ्लावर पॉट में हाथ डाला। वहाँ एक पेपर पर उसका नंबर लिखा हुआ था और नीचे लिखा था, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। भीड़ भाड़ में मौका नहीं मिला। मुझे तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहेगा। मैंने वो पर्ची हाथ में छुपा ली और घर ले गई। इस बात को 10 दिन बीत गए। मैंने कोई कॉल नहीं की। 12वें दिन मैंने आलिया को पूरी बात बताई और वो पर्ची दिखाई। आलिया ने कहा, यार, मैं समीर को ज़्यादा अच्छे से तो नहीं जानती, पर जितने दिन वो यहाँ पर रहा बहुत तमीज़ के साथ रहा। सबसे बहुत प्यार से बात कर रहा था। इस पर मैंने कहा, हाँ यार, लड़का तो अच्छा लगा, मिजाज का, छिछोरा नहीं था। तो फिर मैं कॉल करूं? मैंने आलिया से पूछा। आलिया ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैंने नंबर मिलाया। दूसरी ही रिंग में उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, कौन? उधर से आवाज़ आई। जी, मैं नगमा। मैंने कहा, अरे यार नगमा, तुम्हारी कॉल का कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। पता भी है, मोबाइल को दिन रात सीने से लगाए घूम रहा हूँ। चार्जिंग में भी लगाता हूँ तो मोबाइल के पास बैठा रहता हूँ। वो एक सांस में बोलता ही गया। मैंने पूछा, आपको क्या ज़रूरी बात करनी थी? दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा हो गया। फिर वो कहने लगा, नगमा, तुम बहुत मेहनती लड़की हो, बहुत सादी और मासूम भी। तुम जब घर में लहराती जुल्फ़ें लिए काम करती, दुनिया से बेखबर घूमती थी, तब मैं बस तुम्हें ही देखा करता था। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान पर तुम्हारी आंखों का खालीपन भारी था। तुमने कहा था ना कि और लोग बैठ के ताकते रहते हैं, मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ता रहता था। वैसे मेरे लिए ये सब कहना इतना आसान नहीं है, पर अब नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी। देखो नगमा, मैंने हमेशा से ही ऐसी लड़की की चाहत की है जो मेरे घर को संभाल सके। मुझे फैशनेबल लड़कियां नहीं पसंद। मुझे जिस तरह की लड़की पसंद है तुम बिल्कुल वैसी ही हो, सादा मिजाज। मैं तुमसे निगाह करना चाहता हूँ। हाँ, ये निगाह
जल्दबाजी का फैसला नहीं होता। तुम जितना चाहे वक्त ले सकती हो। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। तुम्हारी हाँ और ना दोनों में मेरी रज़ा होगी। बाकी रिलेशनशिप में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं चुप अपनी आंखें बड़ी करके उसकी सुनती रही और आलिया कंफ्यूज होकर मुझसे पूछ रही, क्या हुआ? मैंने कॉल कट करी और आलिया से कहा, यार ये तो प्रपोज कर रहा है, वो भी निकाह के लिए। आलिया ने कहा, ये तो अच्छी बात है, कम से कम गर्लफ्रेंड बनाने को तो नहीं बोल रहा। आलिया मुझे आधे घंटे समझाती रही। बता, उसने तुमसे कोई गलत बात की इन 3 दिन में? या तूने उसे मोबाइल पर चैटिंग या कॉलिंग करते देखा किसी से? नहीं ना। इसका क्या मतलब है कि लड़का सिंगल है और सही है, और जाहिर सी बात है तू भी इतनी क्यूट और सिंपल है, तुझसे कौन निकाह नहीं करना चाहेगा। मैं अपनी ख्याली शक्ल लिए आलिया के घर से निकल गई, ये कहकर कि मुझे सोचने दे। प्रपोज़ल तो मुझे इससे पहले भी काफ़ी मिले थे, पर किसी ने यूं मेरे चेहरे को पढ़ा नहीं था, किसी ने यूं मेरे अंदर झांका नहीं था। मैं अंदर से टूटी हुई थी और मुझे माँ के सिवा प्यार किसी और से मिला नहीं था। शायद यही वो है जो मेरे अकेलेपन को दूर करेगा, शायद यही मेरा राजकुमार बनेगा। यही सब सोचते हुए मेरे दिल में म्यूज़िक बजने लगा। मैं उठी और बहुत देर तक खुद को शीशे में निहारती रही। क्या वाकई में इतनी खूबसूरत हूँ कि समीर ने पहली बार में ही निकाह के पेशकश रख दी? फिर दिल से आवाज़ आई, और नहीं तो क्या। खैर, ख्याली पुलाव पकाते पकाते जब काफ़ी देर बीत गई तो अम्मी ने आवाज़ देकर मेरा पुलाव खराब कर दिया और कहा, आज कमरे में ही घुसी रहेगी क्या? जब कॉलेज नहीं गई तो काम में थोड़ा हाथ बटा दे। मैं खुद पर हंसती हुई अम्मी के पास किचन में चली गई। अगले दिन मैंने समीर को कॉल की। उसने कॉल उठाते हुए खुशनुमा अंदाज में कहा, कैसी हो? मैंने कहा, अच्छी हूँ। उसने कहा, जवाब का क्या हुआ? मैंने कहा, मैं पहले तुम्हें परख लूँ, जान लूँ, फिर कुछ फैसला करूँगी। इस पर समीर ने कहा, जितना चाहे वक्त ले लीजिए मोहतरमा, पर जवाब हाँ में ही होना चाहिए, नहीं तो आपकी अम्मी से हम आपको चुरा ले जाएंगे। और फिर जोर से हंस दिया। धीरे धीरे हमारी रोज़ बात होने लगी। अब प्रपोज़ल के हाँ या ना कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों समझ चुके थे कि दोनों तरफ से इजहार है। रात को सोने से पहले रोज़ हम 2 से 3 घंटे बात करते। जब मैं समीर से बात करती तो दुनिया को भूल जाती। वो बड़ी प्यारी शख्सियत था, प्यारी प्यारी बातें करता। एक बार उसने रात को बात करते वक्त कहा, यार मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा, दिल तो मेरा भी है, पर कैसे? उसने कहा, मैं परसों अलीगढ़ आ जाता हूँ, तुम कॉलेज का बहाना करके निकल जाना, फिर वहीं किसी रेस्टोरेंट में मिल लेंगे। मैंने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तो आ ही जाऊंगी अगर तुम आ गए तो। इस पर समीर ने कहा, बेफिक्र मेरी जान, समझो मंडे में पक्का आ रहा हूँ। आखिरकार मंडे सुबह ही वो ट्रेन से अलीगढ़ आ गया। 10 बजे वो मेरे कॉलेज पहुँच गया। ब्लैक शर्ट ब्लू जीन्स में वो कमाल लग रहा था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आ गई जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। हम दोनों कुछ देर खड़े एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने ही खामोशी का सिलसिला तोड़ा, कहीं घूमने चले मैडम, या यहीं खड़ा रखोगी सारा दिन? मैंने कहा, चलो।
ऑटो को इशारे से रोका और कहा, भैया हैंग आउट ले चलो। हैंग आउट में कुछ कपल बैठे हुए थे। एक लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ था। हमने एक कॉर्नर का काउच लिया और बैठ गए। हल्की आवाज में म्यूजिक बज रहा था। ऐसे ना देखो, जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। समीर की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो बस मुझे देखे जा रहा था। इस बार खामोशी का सिलसिला मैंने तोड़ा और पूछा, घर में सब ठीक है? उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, आंखें बंद करो। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, बंद तो करो। मैं समझ गई, ये शायद गिफ्ट लेकर आया है। लेकिन अनजान बनकर आंखें बंद कर ली। उसने पूछा, क्या मैं हाथ पकड़ सकता हूँ तुम्हारा? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। उसने मेरे हाथ को पकड़ा और जेब से चांदी की पायलें निकालकर मेरे हाथ पर रख दी। पतली पतली स्टाइलिश पायलें। उसकी पसंद भी उसी की तरह खूबसूरत थी। अब आंख बंद कराने की बारी मेरी थी। मैंने उसको पर्स और टाई दी। हम लोग 2 घंटे साथ में बैठे रहे, पर उसने मुझे टच करने की भी कोशिश नहीं की। अब चलने का वक्त हो गया। समीर ने बिल पे करा और हम जीने से नीचे उतरने लगे। समीर आगे था और मैं पीछे। समीर अचानक रुक गया। मैंने आगे बढ़कर देखा तो एक कपल जीने में किस कर रहा था। मैंने शरारत भरी नज़र से समीर की तरफ देखा तो उसने शर्मा कर नजरें झुका ली। हैंग आउट से मैं घर आ गई और समीर आगरा के लिए रवाना हो गया। घर पर पहुंचते ही मैंने आलिया को कॉल की और बताया, यार लड़का बहुत बहुत अच्छा है। आलिया ने पूछा, क्यों भाई? मैंने आलिया को पूरी बात बताई कि कितना लंबा सफ़र करने के बाद भी उसने मुझे बिना बजट टच नहीं करा और जीने में एक लड़का लड़की किस कर रहे थे। वहाँ मैंने उसे मुस्कुरा कर देखा तो वो शर्मा गया। हाय मेरी जान आलिया, मैं क्या बताऊँ, शर्माते हुए वो कितना क्यूट लग रहा था। इस पर आलिया भी हंसी और बोली, आखिर भाई किसका है? खैर, समीर ने घर पहुंचते ही कॉल की और अपनी सलामती की खबर दी। समीर से मिलने के बाद से अब हमारा प्यार उफान चढ़ने लगा था। रोजाना हम रात को कॉल पर घंटों बतियाते रहते। यूं ही 3 महीने बीत गए। मैंने समीर से कहा, यार मेरा बहुत मन है तुमसे मिलने का। समीर ने कहा, यार मैं अब किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलूँगा। मैंने कहा, क्यों? समीर ने कहा, क्योंकि यार वहाँ सब घूर घूर के देखते हैं और जीनों में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। इस पर मैंने हंस कर कहा, तो जनाब कहाँ मिलेंगे आप? समीर कहा, होटल में रूम बुक कर लेंगे एक, वहीं मिलेंगे। मैंने पहले कुछ देर सोचा, फिर हाँ कह दिया, क्योंकि समीर बहुत शर्मीला और अच्छा लड़का था और उसके साथ रूम पर जाने में कोई खतरा नहीं था। जो बंदा हाथ तक नहीं पकड़ सकता, खुद से वो और कुछ क्या करेगा। खैर, अगले दिन ही समीर बैग लेकर आ गया। मैंने पूछा, आज बैग कैसे? समीर ने कहा, हम टूरिस्ट बनकर होटल में चेक इन करेंगे, झूठ मूठ के हबी और वाइफ बनकर। मैंने कहा, ओहो, झूठ मूठ के क्यों? मैं तो हमेशा के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, हाँ बट अभी तो निकाह नहीं हुआ ना, तो झूठ मूठ के ही सही। मैंने कहा, चलो ठीक है। रूम में जाने के बाद मैं बेड पर बैठ गई। समीर ने बैग कोने में फेंका और मेरी गोद में सर रख कर लेट गया। मैं उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी और वो आंखें बंद करके इस लम्हे को महसूस करने लगा। 5 मिनट बाद वो उठा, मुझे बेड से उतारा, अपनी जेब से एक रिंग निकाली और घुटनों के बल बैठ गया
और फिल्मी स्टाइल में मुझसे कहने लगा, नगमा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, हर वक्त तुम्हें ही सोचता हूँ। आई लव यू सो मच। मैं चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए उसे देखती रही, फिर हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने मेरी उंगली में रिंग पहनाई और मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। उसकी सांसें की सरसराहट मुझे अपने लंबों पर महसूस हो रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद वो भी इसी इंतजार में था। उसने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। मेरी सांसें बंद हो गई। जिस्म ठंडा पड़ गया। धड़कन तेज हो गई और रुए खड़े हो गए। मैंने उसे हाथ से पीछे धकेला। वो पीछे हटा, मेरी तरफ देखा और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बिठा दिया और अपने हाथों में मेरा चेहरा पकड़कर कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे डर लग रहा है। उसने मेरे माथे पर किस करा और कहा, मैं हूं ना, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। तुम्हारे सारे गम मेरे हैं और मेरी सारी खुशियां तुम्हारी है। उसकी इन बातों से दिल को बड़ा सुकून मिला। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए। हमने वो सब करा जो सोचा भी नहीं था। उसने मेरे कपड़े उतार कर फेंक दी और मेरे शरीर को दीवानों की तरह चूमने लगा। धीरे धीरे उसके हाथ मेरे पूरे शरीर पर घूम रहा था। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं भी मदहोश हो रही थी। लगा, आज हम दोनों एक हो जाएंगे। तन्हाई में दो जवां जिस्म एक दूसरे में इस तरह समा रहे थे कि हवा को भी हमारे बीच आने की इजाज़त ना थी। समीर, हमें 3 घंटे हो गए, अम्मी फिक्र कर रही होगी। मैंने समीर को असली दुनिया में लाते हुए कहा। उसने शर्ट उठाते हुए कहा, हाँ, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। हमने रूम से चेकआउट करा। समीर ने मुझे रोड पर हग करा और कहा, अच्छा, जाता हूँ। मैंने कहा, जाता नहीं, जाके आता हूँ। उसने कहा, हाँ हाँ, वही मेरी जान। मैं घर आ गई, लेकिन 5 घंटे बीत जाने के बाद भी समीर की कोई कॉल ना आई। मैंने कॉल की और पूछा, खैरियत से पहुंच गए? उसने कहा, हाँ, थक गया हूँ थोड़ा ज़्यादा, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। मैंने कहा, कोई नहीं बेबी, आप आराम करो। मेरी दीवानगी इस सब के बाद समीर के लिए और बढ़ गई, लेकिन समीर अब कॉल पर बहुत कम बात करता। अक्सर कहता कि मैं बिज़ी हूँ। मैं घंटों उसके फ्री होने का इंतज़ार करती। मेरी हालत उसके इंतज़ार में बिन पानी की मछली जैसी हो जाती, पर वो कॉल बैक नहीं करता। आखिर मैं ही फिर कॉल करती और अपनी नाराज़गी का इजहार करती। बदले हैं उनके अंदाज, कुछ इस अंदाज से, अब बड़े अंदाज से वो हमें नज़रअंदाज करते हैं। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। दिन में 3-4 घंटे बात करने वाला समीर अब 3-4 मिनट बात करना पसंद नहीं करता था। मैंने गुस्से में उससे लड़ाई कर ली और कहा, आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? क्या मेरे साथ सोते ही मेरी वैल्यू खत्म हो गई है तुम्हारी नज़रों में? शायद समीर भी मेरे गुस्से के इंतज़ार में था। उसने कहा, तेरी वैल्यू थी ही कब मेरी नज़रों में? मुझे अकेला छोड़ दे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरी ज़िंदगी से दूर चली जा। मेरा खून खौलने लगा और मैंने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तुमने सारे मज़े ले लिए तो चाहते हो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? समीर ने कहा, क्या सारे मज़े मैंने ही लिए? तुमने मुझसे मज़े नहीं लिए? क्या मैंने ज़बरदस्ती की तुम्हारे साथ? क्या वो सब बिना तुम्हारी मर्ज़ी के हुआ? जो मुझे चाहिए था वो तुमने मुझे दिया।
तो क्या मैंने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुमको चाहिए था? बस तो हिसाब बराबर। इसमें इतना हाइपर होने की क्या बात है? मैंने कहा, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुम भी तो करते थे। वो कस्में, वो फिक्रे, वो निकाह की वादे, क्या हुए वो सब? क्या वो सब झूठ था? समीर ने कहा, वो वक्त की ज़रूरत था। मैंने पहले तुम्हारा दिल खुश करा, फिर तुमने मेरा दिल खुश करा। देखो ना, तो तुम पहली हो और ना आखिरी। तुमसे पहले बहुत आई और तुम्हारे बाद भी बहुत को आना है। सो मेरा दिमाग खराब करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। उसका धोखा देना और मेरा धोखा खा जाना, हाँ, ये भी मोहब्बत थी मेरी। समीर का एक एक लफ्ज़ मेरे कानों में गर्म शीशे की तरह पिघल कर मेरे दिमाग की नसों को फाड़ रहा था। कॉल कट चुकी थी। मैं बिस्तर पर निढाल पड़ी, ज़ारों कतार रो रही और खुद की किस्मत को कोस रही थी। रोते रोते 2 घंटे बीत गए। मैंने फिर समीर को कॉल की। उसने कहा, अब क्या है? समझ नहीं आता है तुझे एक बार में? मैंने कहा, तुम अगर मुझसे निगाह नहीं करोगे तो मैं तुम पर केस कर दूंगी और फिर तुम जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ोगे और बदनामी अलग होगी। इस पर समीर हंसा और कहने लगा, अच्छा तो तुम केस फाइल करोगी? उसके बाद उस केस की सुनवाई होगी। तुम्हें पता है वकील तुमसे कैसे कैसे सवाल पूछेगा। तुम्हारी माँ भी वहाँ मौजूद होगी। क्या तुम उनके सामने जवाब दे पाओगी? मैंने कहाँ से शुरू करा, कैसे शुरू करा, कितनी देर करा? उस वक्त कितने कपड़े तुम्हारे शरीर पर थे? बस करो समीर, तुम इतने गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। और मैं हिचकियों से रोने लगी। समीर ने कहा, जिन लड़कियों के बाप भाई थे वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकी। तू तो यतीम है, कहाँ तक कोर्ट कचहरी करेगी? जो हुआ उसे एक खूबसूरत ख्वाब समझकर भूल जा, नहीं तो तेरी इतनी बदनामी करूँगा कि कोई और तुझसे शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। ये कहकर उसने फिर कॉल काट दी। कौन किसी का होता है? सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं, सब असली रूप छुपाते हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ लफ्ज़ों के तीर चलाते हैं। पूरी रात मुझ पर पहाड़ जैसी गुजरी। सुबह अम्मी ने आकर उठाया और देखा तो मेरी आंखें लाल पड़ी थी। अम्मी ने कहा, क्या हुआ मेरे लाल? मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, बुखार था, अब ठीक हूँ। मम्मी ने नाश्ता कमरे में ही कराकर दवाई खिला दी और प्यार से लिटाकर सर दबाने लगी। मैं सोच में गुम हो गई। मेरी माँ ने इतनी परेशानियों के बावजूद मुझे कितने नाजों से पाला, कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, पूरी आज़ादी दी, भरोसा करा। मैंने उनका भरोसा तोड़ा। उन्हें ये सब पता लगा तो कितनी ठेस पहुंचेगी उनके दिल को। मैंने गोदी से सर उठाते हुए कहा, अम्मी मैं आलिया के पास जा रही हूँ, मुझे कॉलेज के लिए फ़ाइल बनानी है। काफ़ी मना करने के बाद अम्मी मान गई। मैंने आलिया से जाकर कहा, तेरी दोस्त बर्बाद हो गई, तेरा भाई कमीना निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगी। आलिया ने बमुश्किल मुझे चुप कराया और पूछा, क्या हुआ? मैंने उसे पूरी बात बताई तो वो भी शॉक्ड हो गई और कहने लगी, समीर ऐसा तो ना था और तू उसके साथ रूम पर गई और ये सब काम करा और तू आज बता रही है मुझे? मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहक गई थी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे इस दलदल से निकाल दे, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। आलिया ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गई है? तेरे बाद तेरी अम्मी का क्या होगा, जो सिर्फ तेरी ही वजह से जिंदा है। तो सब्र रख, कुछ न कुछ हल ज़रूर निकल आएगा। आलिया ने मुझे समझाया,
तुझे उस कमीने को भूल जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। तू अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे और पढ़ लिख कर अपनी अम्मी को कुछ बनकर दिखा। मैं आलिया की बात समझ चुकी थी